नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान समकालीन कहानियों में बदलते मूल्य और संवेदनहीनता भाग 3 में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अपने पिछले वक्तव्य में हमने पुरुष रचनाकारों की कहानियों के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से हमारे पुराने मूल्यों में विघटन दिखाई दे रहा है और नई पीढ़ी, समाज नए मूल्यों को तलाश रही है। आज हम महिला रचनाकारों की कहानियों से उदाहरण लेकर उसी वक्तव्य को आगे लेकर जाएंगे। किसी भी समाज में वहाँ के विचार, संस्कृति, सभ्यता, भाषा इस प्रकार से घुले मिले होते हैं कि उन्हें अलग अलग कर पाना संभव नहीं होता। समय के साथ मूल्यों में निरंतर परिवर्तन दिखाई देता है, जो होना भी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पुराने मूल्य आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी लाभदायक हो। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी द्वारा निर्धारित की गई मूल्यों को सहजता से आत्मसात करने में कठिनाई का अनुभव करती है और इसलिए वह अपने लिए नए समाज, नए समय के अनुसार नए मूल्यों का अन्वेषण करती हुई हमें दिखाई देती है। साहित्यकार क्योंकि समाज से अपने विषयों का चयन करता है, इसलिए वो समाज में घटित होने वाली घटनाओं को अपनी रचनाओं के माध्यम से उद्घाटित करता है। इसलिए सामाजिक परिवर्तनों के साथ साथ हमें साहित्य में भी मूल्यों के परिवर्तन की ईमानदार जो एक प्रतिछवि है वो दिखाई देती है। हमारे पुराने मूल्य सच्चाई, सेवा, त्याग, ममता आज चिरंतन सत्य के रूप में हमारे सामने हैं। आज उनका अस्तित्व बहुत अधिक हमें दिखाई नहीं दे रहा है। सूर्य बालाजी की कहानी है लाल पलाश के फूल। इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने इस बात को उद्घाटित करने का प्रयास किया है कि चोरी की चांदी को गलाकर, झूठ सच बोलकर किस प्रकार से सेठ किशोरी लाल अपने आप को समाज में सम्मानित घोषित करता है। इतना ही नहीं, पुलिस भी उसे सम्मानित करती है और ईमानदार राखन बाबू दंड के भागीदार बनते हैं। मूल्य क्या है? मूल्य शब्द मूल जमा यत से निष्पन्न है, जिसका अभिप्राय है किसी वस्तु के विनिमय में दिया जाने वाला धन, दाम, बाजार, भाव आदि। ये मूल्य पद का अभिधेय है, परंतु क्रमशः मूल्य पद के अर्थ में विस्तार हुआ है और अब यह मानदंड के अर्थ की भी अभिव्यक्ति करने लगा है। यही नहीं, संस्कृति जैसे सूक्ष्म भाव के आधारभूत तत्वों को, जिनसे किसी समाज की सांस्कृतिक अवस्था का ज्ञान होता है, भी मूल्य कहा जाने लगा है। अर्थात पहले मूल्य अपने सीमित अर्थों में समाज और साहित्य में अपना स्थान रखता था, किंतु आज ये व्यापक अर्थों में अपने आप को घोषित कर रहा है। दीप्ति खंडेलवाल की कहानी है बेहया। इसमें लेखिका ने निर्धन पिता किस प्रकार से विवश हो जाता है और अपनी पुत्री के विवाह में दहेज ना देने के कारण या दहेज देने में असमर्थ होने के कारण वह मात्र कुछ रुपयों के लिए अपनी लाडली का विवाह उम्र में उससे 20 साल बड़े और तीसरी बार सेहरा बांधने वाले लालचंद से कर देता है। उस पिता की विवशता का
सहज रूप में हम अनुमान लगा सकते हैं, जो अपनी छोटी प्यारी बिटिया को जिसने उससे लाड़ प्यार से पाला था, किस प्रकार से केवल दहेज के अभाव में उसे लालचन जैसे ऐसे धन लोभी के हाथ में बेच देता है, जो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार विवाह बंधन में बंध रहा हो। मालती जोशी की कहानी है टूटने से जुड़ने तक। यह कहानी पारिवारिक स्तर पर होने वाले मूल्यों के विघटन की बात करती है। कथा का नायक अपने आप को हमेशा श्रेष्ठ न केवल मानता है, स्थापित भी करना चाहता है, और इसलिए वह अपनी झूठी प्रतिष्ठा के लालच में अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ साबित करने के लिए वह मानसिक धरातल पर जो उसके अपने थे उनसे बहुत दूर चला जाता है। स्थिति तब और ज़्यादा विकट हो जाती है जब उसका बेरोजगार बेटा 8 महीने से नौकरी की तलाश कर रहा था, पर उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। वो बेटा खुलकर अपने पिता से अपने मन के भावों को अभिव्यक्त नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि पिता और पुत्र के बीच में वो सामंजस्य ही नहीं है कि बेटा खुलकर अपने जीवन की कुंठा को, पीड़ा को, संत्रास को अपने पिता के साथ साझा कर सके। इतना ही नहीं, बेटा पोस्टमास्टर की बेटी से विवाह करना चाहता है, पिता उसकी अनुमति नहीं देते। इसलिए प्रभा के साथ साथ सभी लोग पिता से किसी ना किसी कारण से दूरी बना लेते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब यही पिता अपनों के बीच में रहता हुआ नितांत अकेला हो जाता है। एक दिन उन्हें अपनी बेटे की शादी का कार्ड मिलता है, बहुत खुश होता है, खोलता है और तब वहाँ देखता है कि होस्ट की जगह उसके दूसरे बेटे का नाम लिखा था, कहीं पर भी पिता का नाम नहीं था। विडंबना देखिए कि माँ उस बच्चे की शादी में जाना चाहती है, किंतु वो इसलिए नहीं जा पाती क्योंकि बेटे ने अपने पिता का आशीर्वाद नहीं लिया, होस्ट की जगह अपने दूसरे भाई का नाम लिखा। इसलिए पिता की अवज्ञा करने के कारण माँ भी अपने बेटे के घर ना जाने के लिए बाध्य हो जाती है। ये किस प्रकार का संबंध है, जहाँ आत्मीय समझे जाने वाले जो नितांत अपने संबंध हैं उनमें भी दरार उत्पन्न हो जाती है। नमिता सिंह की कहानी है ठहरा हुआ सवेरा। इस कहानी में भ्रष्ट राजनीति का चेहरा लेखिका ने उभारा है। नायक बबुआ चुनाव से पहले घर घर जाकर जनता से बड़े बड़े वादे करता है, उन्हें स्वप्न दिखाता है कि यदि मैं विजयी हुआ तो ना जाने आपके लिए क्या क्या कर बैठूंगा। किंतु विजयश्री प्राप्त होते ही यह बबुआ मानो गिरगिट की तरह अपने रंग बदलने लगता है। उसे लगता है कि जो कुछ उसको चाहिए था वो तो अब उसे मिल गया, 5 साल के लिए वो सुरक्षित है, इसलिए उसे अपने वादों को भी साकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो किसी भी समस्या का समाधान केवल एक तरीके से देना जानता है। जो कोई भी उसके पास आता है उसे कहता है कि अरे तुमने ये काम नहीं किया, तुमने इस बात की बात की थी, तुमने ऐसे कहा था, तुमने वो नहीं किया। पर वो क्या कहता है उनको? वो कहता है जरा हटकर बात करो, ठीक है, हम देखेंगे, आपने हमें चुना है, आपका प्रतिनिधि बनाया है, हम देखेंगे कि आपके लिए क्या कर सकते हैं। और यह देखने का क्रम निरंतर चलता रहता है, उसका कहीं भी कोई समाधान वो नहीं करता।
कुसुम अंसल की कहानी है पत्ते बदलते हैं। ये कहानी धार्मिक कर्मकांडों, पाखंडों, अंधविश्वासों पर प्रकाश डालने वाली कहानी है। सुरेश अतृप्त काम वासनाओं और आकर्षणों में लिप्त रहता है। उसका मन असंतुष्ट रहता है। अतः अपने मन को काबू करने के लिए वह संन्यास लेने का निश्चय करता है। किंतु अभी भी वो पूरी तरह से भौतिक सुख सुविधाओं, भौतिक आकर्षणों से अपने आप को अलग नहीं कर रहा था। इसलिए वह अपने पास एक सुंदर सेविका चाहता है। इसलिए वह अपने मनोभावों को अपनी साध्वी, जो उसकी सखी है, उससे साझा करते हुए कहता है, आपके दफ्तर में काफ़ी अच्छे घरों की महिलाएं आती हैं। कोई देखने में अच्छी, स्मार्ट, संभ्रांत घर की लड़की हो तो बताइएगा। डाइवोर्स और विडो हो तो भी चलेगा, बस पढ़ी लिखी हो। वह मेरे सोशल एंगेजमेंट संभाल ले। घर का ऊपर का हिस्सा पूरा खाली पड़ा है। रहने की जगह की कोई दिक्कत नहीं होगी। वो चाहता तो एक पुरुष को भी अपने साथ रख सकता था, वो भी यही काम कर सकता है, किंतु नहीं, वो अपने साथ एक सुंदर, शिक्षित, संभ्रांत परिवार की महिला को रखना चाहता है, जिससे उसकी अपने मनोभावों की तृप्ति भी हो सके। मेहरुनिसा परवेज की कहानी गिरवी रखी धूप में पुत्र की उपेक्षा से आहत, व्यथित, क्षुब्ध पिता अपनी बहन के पास जबलपुर चला जाता है। 1 साल बीत जाता है। पुत्र अपने पिता की कोई खोज खबर नहीं रखता। किंतु एक दिन ऐसा अवसर आता है जब ऑफिस वाले पिता की अनुपस्थिति में उनकी पेंशन देने से मना कर देते हैं। अब पुत्र को पिता की याद आती है। वो भागा भागा अपने पिता की सुध लेने के लिए जाता है। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उन्हें घर लेकर आता है। और ऑफिस का क्लर्क तब आकर पिता से कहता है, कहो दादा, कहाँ रहे इतने दिन? हम तो समझे थे दूसरी दुनिया में पहुंच गए हो और घर के लोग अभी भी तुम्हारी कमाई खा रहे हैं। इसीलिए उस दिन तुम्हारे बेटे से मैंने कहा था, बरखुरदार हराम की रोटी सब तोड़ते हैं, मैं भी और तुम भी। पर डाका डालना ठीक नहीं। पहले तुम अपने बाप को बुला लो, हम देखना चाहते हैं। ये आज की दुनिया का सत्य है, जहां कई बार ऐसे बेटे भी मिल जाते हैं जो पिता या माता की मृत्यु के बाद भी 4, 5, 6 महीने तक उनकी पेंशन खाते रहते हैं, जब तक उनके ऊपर ये दबाव नहीं आ जाता कि अब आपको इस बात का प्रमाण देना है कि वो व्यक्ति जीवित भी है या नहीं। हमारा सारा ध्यान पिता या माता की सेवा से हटकर उनके द्वारा संचित की गई धनराशि पर केंद्रित हो गया है। चित्रा मुदगल की कहानी अग्नि रेखा वर्तमान संदर्भों में माता और बच्चे के मध्य के स्वार्थपूर्ण संबंधों को उद्घाटित करती है। माँ के शरीर में जब तक शक्ति थी, बेटे और उसके परिवार के लिए वो बहुत ज़रूरी थी। घर का सारा काम करती थी, बच्चे देखती थी और एक प्रकार से मुफ्त की नौकरानी उनके घर में थी, जिसके रहते किसी भी प्रकार की अनहोनी नहीं घट सकती थी। इसलिए उसका महत्व था। किंतु शरीर के ढलने के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ वह अपने बेटे और बहू पर बोझ बन जाती है। और तब घर में काम करने वाली जो सेविका थी, उसका महत्व
उस घर की आधारशिला माँ से भी अधिक हो जाता है। नौकरानी के लिए ना केवल समय समय पर वस्त्र आते हैं, उसे पिक्चर देखने के लिए भी पैसे दिए जाते हैं, उसका पूरा मनोरंजन का ध्यान रखा जाता है, खाने पीने का ध्यान रखा जाता है, यहाँ तक कि उसके बीमार होने पर दवा दारू कराई जाती है और उससे पूछा जाता है कि तुम्हें और तो कुछ नहीं चाहिए, तुम ठीक हो, कल सुबह काम पे आ जाओगी। और वहीं दूसरी ओर माँ के पास पर्याप्त ना वस्त्र थे, ना उनके भोजन की किसी को चिंता थी, दवा दारू की तो बात ही छोड़ दीजिए। वे किसी तरह से ईश्वर से प्रार्थना कर रही थीं कि अपने पास जल्दी बुला लो। यहाँ पर आपको भीष्म साहनी की चीफ की दावत कहानी ज़रूर याद आएगी, जहाँ उन्होंने इसी प्रकार के संदर्भों को लेकर उस कहानी का ताना बाना बुना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत जिन संबंधों को हम स्वार्थहीन समझते थे, जो बहुत हमारे निकट के आत्मीय संबंध थे, उनमें भी स्वार्थ ने जन्म ले लिया। ऐसे संबंधों में पति पत्नी का संबंध, अभिभावकों का अपने बच्चों से संबंध या भाई बहन का संबंध, इन सभी संबंधों को हम ले सकते हैं। इन सब में जो सबसे जटिल संबंध होता है वो पति पत्नी का संबंध होता है, क्योंकि इस संबंध में एक साथ बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं। कभी हमारे अंदर एक दूसरे को लेकर विश्वास उत्पन्न होता है, तो कहीं कहीं शंका का भी जन्म ले लेती है। घृणा उत्पन्न होती है, प्रेम उत्पन्न होता है, और कई बार ये सभी भावनाएं आपस में मिला जुला रूप हमें दिखाई देती हैं। इन्हीं मिली जुली रिश्तों में हमें स्वतंत्रता के बाद नारी के पत्नी रूप में भी परिवर्तन दिखाई दिया। स्वतंत्रता से पहले जहां पत्नी केवल घर की दहलीज तक सीमित थी, घर परिवार को देखती थी, बच्चों को देखती थी, स्वतंत्रता के बाद उसने अपने अस्तित्व को पहचानना शुरू किया। अब वो पति की परछाई बनकर नहीं जीना चाहती थी। शिक्षित थी, इसलिए पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज के उत्तरदायित्वों को निभाना चाहती थी। यहाँ वो चाहती थी कि उसका उठना, उसका गिरना, उसकी हार, उसकी पराजय, उसकी विजय सब उसकी हो, किसी और की दया की मोहताज ना हो। उसने अपने बारे में, अपनी जीवन के बारे में निर्णय लेना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, जहाँ वो पहले केवल अगर सोचती भी थी तो अपने परिवार के बारे में सोचती थी, पति के बारे में सोचती थी, बच्चों के बारे में सोचती थी, और इन सब के बीच वो खुद क्या चाहती है इसे सुनने की, सोचने की उसे ज़रूरत भी अनुभव नहीं होती थी। वहाँ अब उसने अपनी इच्छाओं को भी महत्व देना शुरू किया। ऐसे में मनु भंडारी की कहानी है तीसरा आदमी। जब महिला ने बाहर निकल के काम करना शुरू किया तो निश्चित रूप से वो अन्य पुरुषों के संपर्क में भी आई, उनके साथ उसका उठना बैठना हुआ, उनसे विचारों का आदान प्रदान हुआ, और ऐसे में कई बार जो स्नेह उसे अपने घर में मिलना चाहिए था वो उसे घर के बाहर अपने मित्रों में मिलने लगा। ऐसे में विवाहित संबंध जन्म लेने लगे। सतीश और शकुन के खुशहाल वैवाहिक जीवन में आलोक तीसरा आदमी बनकर कब आ जाता है, कब एक अच्छा खेलता हंसता परिवार तूफान से घिर जाता है, इसका किसी को आभास तक नहीं होता।
इस समय की महिला लेखिकाओं ने अपनी कहानियों के माध्यम से उन नारियों को, उन नायिकाओं को उभारने का प्रयास किया जिन्होंने विवाह को बंधन मानना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने माना कि विवाह प्रेम संबंध है, इसमें साझेदारी हो सकती है, समझौते हो सकते हैं, किंतु वो किसी का शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगी। अगर वो पढ़ना चाहती हैं तो पढ़ेंगी, अगर वो नौकरी करना चाहती हैं तो नौकरी करेंगी, अगर वो अपने सपनों को साकार करना चाहती हैं तो उसे भी कम से कम साकार करने का प्रयास ज़रूर करेंगी। इन महिलाओं ने एक संवेदनहीन, संवादहीन संबंध को तोड़ने में अपने आप को आगे लेकर आई। उन्हें ऐसा लगा कि एक संबंधहीन संबंध को ढोते चले जाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता, और उसके लिए सबसे पहले, उस संबंध को तोड़ने के लिए सबसे पहले जरूरी था नारी का आर्थिक रूप से सबल होना। इसलिए पहले महिलाओं ने अपने आप को शिक्षित किया, इस योग्य बनाया कि वो किसी भी क्षेत्र में आगे आकर आर्थिक रूप से अपने आप को पुरुष की अधीनता से मुक्त करेंगी। उनके लिए एक संबंध के गलत हो जाने का अर्थ ये कदापि नहीं है कि वो अपने जीवन का अंत कर लें। वो चाहती हैं कि वो पुनर्विवाह कर अपने जीवन को एक अवसर तो जरूर दें, और कहीं कहीं आज की स्त्री उस एक अवसर की का भी इंतजार नहीं करती। वो कहती कि अगर जीवन में मुझे अकेले चलना है, अगर मुझे अकेले अपने सपनों को साकार करना है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। उषा प्रियमवदा की कहानी है प्रतिध्वनियां। इस कहानी की नायिका विवाह विच्छेद के उपरांत एक घुटन का अनुभव नहीं करती, एक संत्रास का अनुभव नहीं करती। उसे ये बिल्कुल नहीं लगता कि अब वो समाज में कैसे आगे जाएगी। हर लोग उसकी तरफ देखकर एक अजीब सी संवेदना से भर जाएंगे, सब उसे बेचारी कहेंगे। इसके अतिरिक्त वो एक मुक्ति का अनुभव करती है। इसी प्रकार से मृदुला गर्ग की कहानी है तुक। इस कहानी की नायिका विवाह और प्रेम दोनों पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देती है। वो कहती है पति का होना उसके लिए स्थिति है जिसके भीतर से कुछ एक और सुखदायक स्थितियां पैदा होती हैं, जैसे बच्चों का होना, घर का होना, घर में ढेरों काम का होना, और अपनी तरह के जोड़ों के साथ सामाजिक ताल्लुकात का होना। पति का होना उसके लिए एक तरह का व्यवसाय है जिसके माध्यम से उन्हें पैसा और व्यवस्था दोनों मिलती है। एक समय था जब कई पुरुष अपनी पत्नियों को एक स्टेटस सिंबल की तरह समाज में लेकर आते थे। आज महिलाएं भी उसी तरह से अनुभव करने लगती हैं। उनको लगता है कि अगर विवाह से उन्हें घुटन अनुभव हो रही है, उन्हें ना तो आर्थिक स्वतंत्रता मिल रही है, उन्हें मानसिक यंत्रणा से गुजरना पड़ रहा है, तो ऐसे संबंध से अलग हो जाना श्रेष्ठ है। नारी वैवाहिक संबंधों में मातृत्व की कामना करती है और इस मातृत्व से उसे आंतरिक सुख की अनुभूति होती है। किंतु वर्तमान संदर्भों में अगर हम देखें तो नारी बच्चों की कामना करते हुए किसी के साथ प्रेम संबंध स्थापित नहीं करती। आज उसके लिए भी रागात्मक संबंधों का अपना एक विशिष्ट महत्व है। बच्चे उसके बाद आते हैं। उसे अपने अस्तित्व
अपनी नौकरी, अपनी फिगर, इन सब की पहले चिंता है। यहाँ मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि ज़रूरी नहीं है कि अगर समाज में 50% महिलाएं इस प्रकार की हैं तो 50% महिलाएं ऐसी भी हमें मिलती हैं जो परिवार और अपनी नौकरी दोनों में सामंजस्य स्थापित करके चलती हैं। उनके लिए अगर अपनी नौकरी महत्वपूर्ण है तो परिवार भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ महिलाएं ऐसी ज़रूर हैं जो बच्चों का दायित्व वहन करना नहीं चाहती हैं। उनके लिए लगता है कि नौकरी करके वो अपने जीवन को और अधिक सुचारू रूप से चला सकती हैं। उसके लिए बच्चे जो हैं वो उनके सपनों में एक बाधा ही उत्पन्न करते हैं। किंतु ऐसा विचार भारतीय सभ्यता और संस्कृति में पहले दिखाई नहीं देता था। पहले हम अपने परिवार के बारे में सोचते हैं और फिर हम अपने बारे में सोचते हैं। और यहीं पर हम अपने विषय पर आते हैं जहां हमने शुरू में कहा कि आज उन मूल्यों में हमें विघटन दिखाई दे रहा है जिन मूल्यों की बात हम चिरंतर काल से करते चले आ रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो निरुपमा सेवती की कहानी है तल फलाहट और सिमी हर्षिता की कहानी है चक्रभोग। इन दोनों ही कहानियों में लेखिकाओं ने मातृत्व को बेमतलब का भार समझने वाली नायिकाओं का अंकन किया है। अपने अगले वक्तव्य में हम इसी विषय को आगे उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पुराने मूल्य आज की परिस्थितियों में अपना कोई भी अस्तित्व नहीं रखते हैं या उनमें कुछ बदलाव करके हम अपने जीवन को और अधिक प्रगतिशील, विकसित बना सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।